शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है। पहली बार देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और जब स्पष्ट जनादेश मिलता है भाइयों बहनों, जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है। इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, इतिहास बनता है उन फैसलों से जो राष्ट्र की दिशा बदल देते हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक लड़का जो गुजरात के एक छोटे से कस्बे में चाय बेचता था, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तीसरी बार नेतृत्व कर रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह बदलते हुए भारत की कहानी है। संघर्ष, सत्ता, विवाद और अटूट संकल्प। आज हम देख रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की महासफर। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 17 सितंबर 1950 आजाद भारत अभी अपना सांसें लेना सीख ही रहा था। गुजरात के वडनगर में दामोदर दास मोदी और हीराबेन के घर तीसरा बच्चा जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्र। आर्थिक स्थिति साधारण थी। स्कूल के बाद रेलवे स्टेशन पर इनके पिताजी का चाय का दुकान था, जिसपे यह उसमें हाथ बटाने का भी काम कर लिया करते थे। एक मजबूरी नहीं बल्कि जीवन का पहला सबक था, मेहनत का सबक। लेकिन नरेंद्र का मन सिर्फ स्कूली किताबों में नहीं था, उन्हें बहस करना और नाटक करना भी बहुत पसंद था। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। घर छोड़कर भारत भ्रमण पर निकल गए, हिमालय की कंदराओं से लेकर विवेकानंद आश्रम तक। विवेकानंद जी की तरफ उनका बहुत लगाव था। उनका जब उन्होंने अमेरिका में जाकर प्रवचन दिया, उस आधार पर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उन्हें भी ऐसा बनना चाहिए। उन्होंने अध्यात्म और खुद को खोजा, लेकिन तकदीर उन्हें वापस समाज में खींच लाई। 1970 की शुरुआत में वे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 1975 की इमरजेंसी उनके जीवन का पहला और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने भेष बदला, सरदार बने और अंडरग्राउंड रहकर लोकतंत्र के लिए काम किया। यहाँ से शुरू हुआ उनका असली राजनीतिक प्रशिक्षण। 1987 में मोदी जी बीजेपी में शामिल हुए। उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल यानी संगठन बनाने की क्षमता बेजोड़ थी। चाहे 1990 की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा हो या 1991 में एकता यात्रा हो, पर्दे के पीछे इन्होंने अपने आप को रणनीतिकार साबित कर दिया था। 90 के दशक के अंत तक वो राष्ट्रीय राजनीति केंद्र में थे, लेकिन गुजरात की जमीन उन्हें पुकार रही थी। अक्टूबर 2001 गुजरात भूकंप की मार झेल रहा था। केशुभाई पटेल की जगह पर नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ।
અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। चुनौती पहाड़ जैसी थी, लेकिन 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके राजनीतिक करियर पर कुछ ऐसे निशान लगा दिए जो मिटने वाला नहीं था। गोधरा और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगे, देश और विदेश में उनकी कड़ी आलोचना हुई। कई सालों तक जांच और अदालती कार्रवाइयां चली, लेकिन मोदी जी ने अपना ध्यान एक ही बात पर केंद्रित किया, डेवलपमेंट। उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और नेशनल सिक्योरिटी उनकी राजनीति के मुख्य स्तंभ बने। 2007 और 2012 के चुनाव में भारी जीत ने यह साफ कर दिया कि जनता उनके साथ थी। अब बारी दिल्ली की थी। 2014 का लोकसभा चुनाव एक लहर चली जिसने दशकों पुरानी गठबंधन की राजनीति को खत्म कर दिया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। उनका पहला कार्यकाल साहसिक फैसलों के लिए जाना गया। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और उज्ज्वला योजना जैसे, लेकिन कुछ फैसले जैसे डेमोनेटाइजेशन और जीएसटी पर विपक्ष ने घेरा। पर 2019 के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि लोगों में इनकी लोकप्रियता अभी भी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद नेशनलिज्म के लहर पर सवार होकर वो पहले से भी बड़े बहुमत के साथ लौटे। 2019 खत्म होते होते 2020 के शुरुआत में आई देश की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19। चुनौतियां बड़ी थी, अर्थव्यवस्था पर दबाव था, लेकिन इसी दौर में आर्टिकल 370 का हटना और राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होना, ये उनकी विचारधारा का सबसे बड़ी जीत मानी गई। 2024 का चुनाव अलग था। सारे विपक्ष एकजुट थे, मुकाबला कड़ा था। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा अकेले पार नहीं किया, लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ा। आज मार्च 2026 है। भारत दुनिया की तीसरी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ी है। मोदी जी का विजन विकसित भारत 2047 है। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे की चुनौती अभी भी बनी हुई है, लेकिन मोदी जी का पब्लिक रिसेप्शन एक ऐसे नेता की बनी हुई है जो कड़े फैसले लेता है और किसी भी बात से डरता नहीं। वडनगर की तंग गलियों से दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग तक का सफर, यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि एक अदम्य इच्छा शक्ति की है। क्या नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के निर्माता हैं या एक विभाजनकारी नेता? इस सवाल का जवाब इतिहास अपनी स्याही से लिखेगा। लेकिन एक बात तो तय है, आज का भारत वैसा नहीं है जैसा 1950 में था, और इस बदलाव की कहानी में नरेंद्र मोदी जी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। इसमें किसी बात का भी कोई शक नहीं है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है।